कि आज जो हूँ तो मैं ठाकुर गुलाब सिंह की वजह से, और आज मेरे घर को अगर रोटी लगी है तो ठाकुर गुलाब सिंह की वजह से। जो विडो है बेचारी हो, और मेरे हिसाब से बड़ी उसके मकान की बड़ी खस्ता हालत है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जनरल कोटे का जो ये मकान होते वो गवर्नमेंट नहीं देती। जब राजनीति में आए तो राणा जी ने एक यहाँ के लीडरों को तहजीब जुलूस पार्टी हिमाचल में खड़ी हो रही है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसमें भी मतलब जैसे हम ही लोग हैं, हम भी इसमें कई चीज़ों में पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर, और इस वक्त हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं हम आपको बताना चाहेंगे। उप प्रधान हैं नेर घरवासला पंचायत से राकेश जमवाल जी। किसी खास मुद्दे पे आज बात करना चाह रहे हैं, और हम बताएंगे कि क्या क्या इनके जो बात क्या करेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खास टीवी का, जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं अपनी पंचायत नेर घरवासला में उप प्रधान पद पर हूँ, और मैं तीसरी बार अभी उप प्रधान पद के लिए चुना गया हूँ नेर घरवासला पंचायत से। और हमारी जो नेर घरवासला पंचायत है वो एक पॉलिटिकल पंचायत है, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरे से कुछ सवाल जवाब किए जाएं, और मैं फिर आपका एक बार खास टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो भी सवाल आप मेरे से पूछेंगे मैं उसका आपको जवाब दूंगा, सही तरीके से दूंगा, और हर चीज़ की आपको जानकारी भी दूंगा। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि आप जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है कि अगर सवाल की आपने बात करी है तो जिस तरह से अब पूरे हिमाचल में जो है वो 68 विधानसभा में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव जो है होने जा रहे हैं। अब की बार जो है वो बहुत सी जो है उथल पुथल जो है वो इसमें चुनाव में होने वाली है और नज़र आने वाली है लोगों को भी। क्या लगता है इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, और किन मुद्दों को लेकर आप सपोर्ट करेंगे पार्टी को? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी जितनी भी सभाएं हैं उनके बारे में तो मैं खास इतना नहीं जानता हूँ, कि मैं सिर्फ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमारी जोगिंद्रनगर विधानसभा है उसके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। और रही उथल पुथल की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उथल पुथल नहीं है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं जब से मैंने अपना होश वास संभाला है मैं आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन कुछ कारणवश ये जो 2017 का जो इलेक्शन हुआ तो पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार कर दिया। उसका अब चाहे ये भारतीय जनता पार्टी वाले खामियाजा समझे, क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर आदमियों के बीच में रहता हूँ और गरीबों के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही मुझे भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने दरकिनार किया, और जब हमारे विधायक जो आजकल वर्तमान में विधायक है वो मेरे पास आए, और मुझे उन्होंने बोला कि आप जमाल जी मेरे साथ चलेंगे। तो हमें अच्छा लगा, और उनका बिहेव भी देखा हमने, अच्छी उनकी चीज़ें भी देखी। फिर मैं उनके साथ मतलब इलेक्शन में 2017 में चला, और उसमें क्या हुआ, हमने मेहनत भी की, राणा जी ने मेहनत की, हमने भी मेहनत की, जिसका
हमें लाभ भी मिला और हमने जीत भी हासिल की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई पार्टी में उथल पुथल है। हाँ, ज़रूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है कि हम कहीं और चलें कि और चलें, नहीं। ये ज़रूर है कि हमने भी अब अपने दिल में ठाना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे, हम भारतीय जनता पार्टी में चलेंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिले, चाहे राणा जी को टिकट मिले, चाहे ठाकुर गुलाब सिंह जी को टिकट मिले, चाहे जिस मर्जी को टिकट मिले। मैंने अपना सिर्फ अब संकल्प ले लिया है कि मैं चलूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलूँगा और जीऊँगा भी इसके लिए और मरूँगा भी इसके लिए। अब आपने बहुत बड़ी बात बोल डाली है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 2017 का जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव जो हुए थे, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं शायद आपके ना पहुंचने से नुकसान हुआ हो, लेकिन अब की बार आप कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है चलने के लिए तैयार है। लेकिन सर, बीच में ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से आपने कहा कि हिमाचल में कहीं भी गुत्थम गुत्थी नहीं है टिकट को लेकर, लेकिन जोगिंद्रनगर में जिस तरह का माहौल है, आप कह रहे हैं कि ठाकुर गुलाब सिंह जी को टिकट मिलेगी तो आप उनके साथ हो जाएंगे, राणा जी को टिकट मिलेगी आप उनके साथ हो जाएंगे, या किसी अन्य कैंडिडेट को भी टिकट मिलती है तो आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप पार्टी के लिए काम करने के इच्छुक हैं। लेकिन इस बार अगर कहीं विधायक प्रकाश राणा जी को टिकट नहीं मिलती है एक बार की माने, तो आपका क्या रवैया रहने वाला है? देखो जी, हमने एक सच्ची बात बोल दी कि हम चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। राणा जी को टिकट मिलेगी तो हम राणा जी के साथ चलेंगे, या किसी और को मिलेगी तो हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन कोई बोले कि हम किसी और के साथ चलेंगे, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी जहां अगर टिकट की बात आती है, टिकट आवंटन की बात आती है, तो कितनी श्योरिटी यहाँ से रहती है जोगिंद्रनगर से कि जो मेन संगठन है, जिस तरह से आप हैं, आप जैसे कई लोग हैं ऐसे जो संगठन से बाहर है इस टाइम, हम कहें तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी नाखुश हैं, क्योंकि उनको कईयों को दरकिनार कर दिया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हैं, कार्यकर्ता रुष्ट हैं, हम खुद उनके पास जाएंगे। हर आदमी को, चाहे मेरे भाई समान हो, बुजुर्ग हो, हमारी बहनें हो, हम जरूर उधर जाएंगे और उनके पास ज़रूर हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी विरोधी काम भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर इतना बोलूँगा कि हम भाई सब इकट्ठे चलेंगे, जैसे भी होगा हम इकट्ठे चलेंगे। चाहे हमें उनके घर जाना पड़े, चाहे उनसे मिलना पड़े, उठना बैठना पड़े, हम उनके आगे ज़रूर मिन्नत करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा किसी से गिला शिकवा है तो हम उनकी ओर से ज़रूर माफ़ी मांगेंगे। इतना हम ज़रूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी से गिला शिकवा है तो हम नहीं जा सकते। अगर किसी से गिला शिकवा है तो हम ज़रूर समझाएंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम ज़रूर माफ़ी मांगे उनसे, और आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन वहीं रहता है कि पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और ठाकुर गुलाब सिंह का साथ आपने नहीं दे पाया? आप क्या कारण रहे हो? मैं सच्चाई बताऊं कि मुझे 2017 में जब एक इलेक्शन उससे पहले हुआ, पंचायती इलेक्शन, तो मैंने एक हुंकार भरी थी जिला परिषद के लिए। उसमें थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलता कि ठाकुर गुलाब सिंह ने उसका मेरा विरोध किया, लेकिन कुछ ऐसे बीच में लोग थे जिन्होंने मेरा विरोध करना शुरू किया और मेरे और ठाकुर साहब के बीच में कुछ दूरियां पैदा कर दी, जिससे कि मैंने बाद में ये भी बोल दिया कि ठाकुर साहब कोई बात नहीं, आपने जिसको इलेक्शन लड़ाना है उसको लड़ाओ, मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि हम एक छोटे आदमी हैं, हम अगर कहीं बड़ी बात करेंगे तो हर वक्त गाज हमारे ऊपर गिरती है। इसलिए मैंने ठाकुर साहब को घर में जाके बोला कि ठाकुर साहब आपने जिस मर्जी को लड़ाना लड़ा दो। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, कोई 300-400 आदमियों की मीटिंग थी, मुझे भरी मीटिंग में इन्होंने मेरे को दरकिनार कर दिया। इसलिए मेरा कुछ
दिल टूट गया, क्योंकि मैं शुरू से ही ठाकुर गुलाब सिंह का काम करता था और मैंने दिन रात ठाकुर जी के लिए काम किया है। मैंने इस परिवार के लिए दिन रात समझो आप, मैंने बड़ा भारी काम इस परिवार के लिए किया, लेकिन इस परिवार ने मुझे दरकिनार किया। मुझे उस वक्त मुझे क्या, मेरे परिवार को बड़ी भारी पीड़ा हुई उसकी, जिसका मतलब उस पीड़ा को ना मेरे पिताजी सहन कर सके, ना मेरे घर वाले सहन कर सके। तो उस इलेक्शन में भी ठाकुर साहब का लड़का अपने सुमिंदर ठाकुर जी जिला परिषद के लिए खड़े, तो उसमें भी उनको हार का मुंह देखने पड़ा। और उसके बाद भी मैं उनके पास गया कि ठाकुर साहब चलो मेरे से गलती हो गई, फिर भी मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन फिर भी मेरे को उन्होंने मतलब दरकिनार किया, इसलिए मैं उनके साथ नहीं चला। और मैं तो अभी भी मतलब आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज जो हूँ तो मैं ठाकुर गुलाब सिंह की वजह से, और आज मेरे घर को अगर रोटी लगी है तो ठाकुर गुलाब सिंह की वजह से। हाँ, एक ज़रूर है कि जैसे राणा जी हैं, राणा जी के बारे में भी मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि राणा जी जब राजनीति में आए तो राणा जी ने एक यहाँ के लीडरों को तहजीब जरूर सिखा दी कि तहजीब क्या होती है, किससे कैसी बात करनी है, किससे कैसी बात नहीं करनी है। और राणा जी ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडरों को बता दिया कि बात ऐसे होती है और ऐसे आदर सत्कार होता है। और राणा जी जब आए तो मैं तो ये समझता, देखो ये जग जाहिर बात है, मैं अपने मुंह से भी बोलूँगा और लोग भी बोलते हैं, राणा जी जब आए थे तो राणा जी ने एक तो सबसे पहले महिलाओं का जो मतलब एक सम्मान दिया महिलाओं को। मैंने कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं 15-16 सालों से मैं भी राजनीति में पढ़ा हूँ, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, हमने मतलब लीडरों के साथ काम किया, लेकिन हमने बारीकी से देखा, बड़ी बारीकी से देखा कि राणा जी ने जो महिलाओं का जो सम्मान किया, मैंने अपनी 55 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। हाँ, ये जो आजकल लोग हैं कुछ बोलते हैं, कोई अंडरस्टैंड, अब तो शुरू हो गया सब कुछ, जैसे कोई कहीं से कोई क्या खबर आ रही है, कोई क्या खबर आ रही है कि राणा जी ने ऐसा कर दिया, राणा जी ने ऐसा किया। अरे अब जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लोग करते हैं, कोई राणा जी तो किसी को बोलते नहीं कि भाई राकेश जी आप ऐसा काम करो, आप किसी को गले से पकड़ो कि किसी को मारो। आप राणा जी ने हमें कभी नहीं बोला और ना कभी आगे, मुझे लगता कि आगे भी कभी ऐसी बात उनके दिल में होगी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आप घर वापसी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का टिकट जिस भी कैंडिडेट को मिलता है आप उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जिएंगे भी इसके लिए, मरेंगे भी इसके लिए, आपने इतनी बड़ी बात कही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हिमाचल में इस बार जो है वो इसके अलावा भी जैसे कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है या फिर हिमाचल की जो अभी नव निर्मित पार्टी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, इसकी बात करेंगे क्योंकि पार्टी का उद्देश्य है आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाना। इसके ऊपर आपका कितने सहमत हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, देवभूमि पार्टी हिमाचल में खड़ी हो रही है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसमें भी मतलब जैसे हम ही लोग हैं, हम भी इसमें कई चीज़ों में पीछे जा रहे हैं। हमारे लिए हमने कभी ऐसा जात पात के प्रति समझ हम नहीं, लेकिन कुछ देखने में आता है कि जो हमारे लोग हैं उसमें कुछ लोग ज़्यादा, कई लोग मतलब पीछे जा रहे हैं और कई लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि जो देवभूमि पार्टी है वो ना खड़े, वो भी खड़े, लेकिन एक दिन सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके लिए इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ही मतलब कोई बच्चा कैसे आगे जाता, कैसे मेहनत करता, कैसे क्या करता, तो इसमें हम लोगों को बड़ा बुरा जैसा लगता है जब
हमारा बच्चा एक बड़ा मेहनत करके आगे पहुंचता है और वो पीछे रह जाता है, तो वो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती है वो उसके दिल से पूछो। एक कहीं ना कहीं 40% वाला बच्चा जो है आगे निकल जाता है, 90% वाला बच्चा जो है कहीं आरक्षण की मार से पीछे रहता है। तो ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए और मांग यही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना कारीगर करती है, कितना काम करती है, अगर नहीं करती है तो फिर कितनी हम ये कहें कि चुनौतियां अब भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है हिमाचल में। मैं तो मतलब छोटे भाई जी एक बात जरूर आपसे बोलूँगा, ये कोई बीजेपी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी एक गड्ढा है, ये दोनों के लिए गड्ढा है, कोई एक पार्टी के लिए नहीं है। पार्टियाँ कैसे उगती, कैसे बनती, कैसे नहीं बनती, तो ये यहाँ से शुरू होती है ये चीज़। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से कि हर आदमी जो एक जन्म लेके आया है उसका जीने का हक जरूर उसको देना चाहिए। मतलब किसी के प्रति जो है वो मतलब एक अलग विचार नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तो एक चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर बोलूँगा आज कि मैं एक मतलब तीसरी बार अपनी पंचायत का प्रधान बना। हमारी पंचायत में कई गरीब लोग भी आते हैं, कोई कैसे आते हैं, कोई कैसे आते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है उधर। लेकिन मेरा एक सोचना है कि जिस व्यक्ति को अगर ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है हो, उस बंदे को ज़रूर उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि हम सोचें कि ये जनरल का है, कि ये किस जाति का है, किस जाति का। मेरा एक मानना है कि जो भी व्यक्ति है उसको गरीब के माध्यम से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। राकेश जी, एक सवाल है हमारा, आपकी पंचायत से रिलेटेड सवाल है, आप इसका उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, शायद दें। आपकी पंचायत से ही हमने खबरगास टीवी ने एक साल पहले एक कवरेज की थी। वहाँ पे एक बीपीएल परिवार है, सुनीता देवी। आपने बात की है गरीबों की, तो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। क्या कुछ कार्रवाई आपकी पंचायत की ओर से हुई है और क्या कुछ आज तक पंचायत ने उनकी मदद की है? देखो जी, वो जो विडो है बेचारी हो, और मेरे हिसाब से बड़ी उसके मकान की बड़ी खस्ता हालत है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक जनरल कोटे का जो ये मकान होते वो गवर्नमेंट नहीं देती है, बड़ा कम देती है, कहीं एक आध नंबर कहीं साल 2 साल में पड़ता है। और उसको आईआरडीपी में भी मुझे इतना ज्ञान है कि मैंने डाला हुआ है उसको, लेकिन दुर्भाग्यवश कि मैं पंचायत से बाहर हो गया। अब जो प्रधान थी, जो पंचायत के मेंबर थे, अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो औरत आज भी मेरे को मिलती है, तो मैं अब उसको क्या बोलूं कि तेरे को मकान मैं किस तरीके से दूंगा। लेकिन जनरल कोटे के मैं एक ये भी मांग करूंगा कि जनरल कोटे के बड़े गरीब आदमी हैं, जनरल कोटे के बेचारे, उनको मकान ही नहीं आते जिनके नंबर हैं। और ये जो एससी कोटा है इसके लिए आते हैं। और हम, मेरा ख्याल है मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर आईआरडीपी में लिया होगा तो अब भी मैंने मतलब उसको बड़े उससे लिया है कि वो गरीब परिवार से लिया, और जिसको अगर मकान दिया है तो उसको भी मैंने मकान उस तरीके से दिया कि उसके पास, बेचारे के पास मकान रहने के लिए, ना कमरा रहने के लिए, उनको भी मैंने मकान दिए हैं। मैंने तो नहीं दिए तो गवर्नमेंट ने है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती थी कि किसी गरीब आदमी को दें, और हमने हमेशा अच्छी सोच रखी है और अच्छा पंचायत में काम किया है। लेकिन चलो बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन इतना है कि हम जैसे भी हमें एक भगवान ने भेजा है तो हम अपना दायित्व जरूर सही ढंग से निभाएं। मेरी सोच ये है अपनी पंचायत के अंदर और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात करी है कि किसी गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, और जिस तरह कोटे की बात आपने रखी है, तो कोटे का जो सिस्टम है वैसे ही वाकई ही गलत चीज़ है, क्योंकि कोटा आर्थिक आधार पर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिल सके। सर, खबरखास टीवी के साथ सीधी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद खास खबर का। और मैं अपने माध्यम से यही बोलूँगा कि ये जो खास खबर का जो चैनल है, इस चैनल को लोग देखें और इसमें अपनी सच्चाई भी दें। और ये हमारे भाई हैं,
ये हर वक्त हर जगह से इसको कवर भी करते हैं, हर अच्छी चीज़ को भी, बुरी चीज़ को भी, सभी चीज़ों को कवर करते हैं। इसलिए खास टीवी भगवान करे कि ये अच्छा चले और अच्छा बढ़े। और मैं फिर दोबारा एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई ऐसी कोई बात बोली हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। जय हिंद।